फायदा देने लगेगा। तो जितना जल्दी ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है, इसका मतलब अब हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, अब हमें फायदा होने लगा। चलिए हम बात करते हैं टैक्सेशन सिस्टम की। भारत के अंदर में जो टैक्सेशन सिस्टम है, भारत में दो तरीके का सिस्टम है। भारत में क्या, पूरी दुनिया में दो ही टैक्सेशन के दो साइड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। हो सकता है मैंने पहले भी इस विषय को जिक्र किया होगा, वो तब करेंगे। किसी भी सरकार को, किसी भी सिस्टम को, गवर्नमेंट को जो उसके फंक्शन होते हैं, जो ओरिजिनल फंक्शंस होते हैं, जो उसको काम करने होते हैं, उन कामों को करने के लिए, उन कार्यों को करने के लिए वो उसे टैक्स की आवश्यकता होती है, किसी भी सरकार को, चाहे वो मोनार्कियल गवर्नमेंट हो। सिस्टम में दो चीजें हम फॉलो करते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों क्या क्या होते हैं, हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले टैक्स की जरूरत क्यों होती है? तो किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए जो सरकार के मौलिक फंक्शन है, उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, गवर्नेंस को फैसिलिटेट करना है, सिटीजन्स को सर्विसेज देनी है। और जैसे सोशलिस्टिक सिस्टम है, जो समाजवादी सिस्टम है, आज में ज़्यादातर गवर्नमेंट, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट, जब 20th सेंचुरी के एक विशेष रूप से सोशलिस्ट मूवमेंट के बाद पूरी दुनिया में सरकार को ये रियलाइज हो गया, पब्लिक भी आज मोर अवेयर एंड मोर कॉन्शियस है। तो जो जनता है, जो प्रजा है, वो ज़्यादा अवेयर है अपने अधिकारों के बारे में। तो वो जो लोग हैं, उनको ध्यान रखते हुए आज की सभी सरकारें समाजवादी सिस्टम को फॉलो करती है। समाजवादी सिस्टम का मतलब हुआ फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। ऐसी सरकार जिसका एक मूल उद्देश्य जनता की, जो जन है, आम जन है, उनका विकास करना, उनकी बेहतरी के लिए काम करना। ये सरकार किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं चलती है, किसी राजा, किसी खास लोगों के लिए नहीं चलती, बल्कि सब जनों के लिए, सर्वजन के लिए काम करती है। और विशेष रूप से उसमें जो वंचित सेक्शन है, जो डिप्राइव्ड या मार्जिनलाइज सेक्शन है, उनको वो प्रायोरिटी देती है। तो ऐसी बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या क्या, बताइए तो जी। गवर्नमेंट फंक्शन क्या है, लिस्ट बना लेते हैं। आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? पब्लिक सिक्योरिटी। पब्लिक सिक्योरिटी, ओके। तो पुलिसिंग लिख दूं, पुलिस। और बताएं, पुलिसिंग एक काम बताया आपने। सर हेल्थ एजुकेशन, थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ, हेल्थ एजुकेशन और जॉब जनरेशन। जी सर जॉब जनरेशन, जॉब जनरेशन आई मीन जॉब को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ाना। ठीक है, हाँ जी। सर वेलफेयर, वेलफेयर, ये सारी एक्टिविटी वेलफेयर है। वेलफेयर में कोई स्पेसिफिक काम हो तो और बताइए। सर फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? like a road and like infrastructure. हेलो, ट्रांसपोर्टेशन है, ब्रिज बनाना है। हाँ जी, ट्रांसपोर्टेशन वो इंफ्रास्ट्रक्चर में रख लीजिए, ठीक है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन में वो गाड़ियां नहीं खरीदती है, बल्कि वो आपको सड़क बना के देती है, तो आप उस पर अपनी गाड़ी खरीदो, चलाओ। सर इरिगेशन आता है क्या? इरिगेशन सर, हाउसिंग भी आएगा? जी, हाउसिंग दोबारा हाउसिंग, हाउसिंग, झोपड़ी वगैरह, हाउसिंग, ब्रिजेस, रोड, रोड मैंने ऐड कर दिया इसमें, और कोई ब्रिजेस, वो मैंने टू मूव एजुकेशन,
आवाज मुझे समझ नहीं आ रही। चलो कोई इरिगेशन आएगा क्या? तक क्लिक करता हूँ। मिलिट्री, हाँ जी, हेलो सर, बीमा भी होता है क्या? बीमा सर, जीवन बीमा। मिलिट्री, बीमा जनरली प्राइवेट है, ठीक है, मतलब ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस भी रख देता हूँ। बोलिए हाउसिंग क्या? और क्या बचा? हाउसिंग क्या है सर? हर्ट वगैरह जो उनको तोड़ के हाउसिंग, ठीक है। चलो अभी हम यहीं पर रुकते हैं। तो आप लोगों ने मुझे बताया कि सरकार का काम क्या है। सरकार से आपकी अपेक्षाएं है कि वो पुलिस बनाए, पुलिस रखे, मेंटेन करे, बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर। तो ये चाहता है कि लॉ एंड ऑर्डर रहे, पुलिस ऑर्डर बनाए, लॉ बनाना है ना, वो हमने अभी इसमें नहीं डाला। कानून बनाना और उस कानून को लागू करवाना, ये भी उसका एक काम है। तो पुलिसिंग काम है उसका। इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें डिफेंस नहीं आया। देखिए और पर ले लेते हैं इनसे। इतने को क्लिंच कर देते हैं। अब जब राजा जो होता है, ठीक है, लेट्स थिंक पहले राजा के बारे में सोचते हैं कि आखिर हमें गवर्नेंस के सिस्टम की जरूरत पड़ी क्यों। सबसे पहला सवाल यही होता है कि आखिर हमें जरूरत पड़ी क्यों। जब इंसान इवॉल्व हुआ, जब उसने घर कर दिए, उसे राजा की जरूरत पड़ी क्यों, या गवर्नमेंट जिस भी फॉर्म की गवर्नमेंट्स थी उनकी जरूरत पड़ी क्यों। कारण जो है वो है डिफेंस। जब इंसान कबीलों में रहता होगा, वेरी इजीली थिंकेबल दैट कि जब हम जानवर के जैसे मतलब कबीलों में रहते होंगे और कबीले हैं, सब कबीलों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, तो उन कबीलों में आपस में एक दूसरे से झगड़ा भी होता रहता होगा। तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ी? सबसे पहले सेना की, कि भाई कोई हम पर अटैक करे तो हमें कोई बचाने के लिए कलेक्टिव फोर्स। क्यों हम अपने आप को बचा नहीं पाते होंगे? क्योंकि हमारे पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। ऐसी बात नहीं है हम कमजोर नहीं होते हैं, पर हम बिखरे हुए होते हैं, इसलिए हम अपने आप को बचा नहीं पाते। तो हमारे पास डिफेंस नहीं है, फौज नहीं है। तो फौज बनाने के लिए हमें किसी किया, उसने ऑर्गेनाइज किया, तो हमने डिफेंस फोर्सेस बना ली, जो हमें एक दूसरे से जब लड़ाइयाँ होती थी तो उनसे बचाने के लिए काम कर रही। फिर उसके बाद हमारी एक जरूरत है पुलिसिंग की। पुलिसिंग की इंटरनल सिक्योरिटी, हमारे को ऊपर किसी ने अटैक तो नहीं किया है, पर एक हमारा छोटा सा राज्य, छोटा सा शहर है, हम कबीलों में रहे और उसके अंदर व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ये व्यवस्था बनी रहे, सब लोग अपने काम को तरीके से करते रहे, कोई चोरी चकारी ना करे, कोई जो नियम हम लोगों ने तय किए हैं उनको वॉयलेट ना करे, और कोई इंश्योर करे कि यदि कोई वॉयलेट करेगा, कोई उन कानूनों को तोड़ेगा तो उसे सजा दी जाएगी। जैसे चोरी करेगा कोई तो किसी को उसे पकड़ना पड़ेगा, कोई किसी की हत्या कर देता है, कोई मारपीट करता है। तो ऐसे में सिस्टम को, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए हमें पुलिस की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, कि हमें सड़कों की जरूरत थी। अगर सड़क नहीं होगी तो आने जाने में बड़ी दिक्कत होगी। कई जगह पर पुराने समय में भी ब्रिजेस की जरूरत रहती होगी। नदियां हैं, बहुत सारी नदियां पड़ती हैं, उन नदियों पर पुल बनेंगे, उधर आ जा नहीं सकते हैं। बाद में जब रेल का विकास हो गया तो रेल की जरूरत। इरिगेशन किसी ने बोला तो हमें इरिगेशन का पता चलता बहुत पुराने समय से, अशोका के समय से नहरों का विकास होना शुरू हुआ, अकबर ने नहरें बनवाई। काम था जिन इलाकों में पानी नहीं है वहां दूसरे इलाकों से नहर या किसी और व्यवस्था के जरिए से इरिगेशन की व्यवस्था बनाना, ठीक है, कानून को बनाना कि क्या नियम कानून हम सब के लिए हो, तो वो कानून बनाना, वो भी जो है सरकार का काम था। जस्टिस, न्याय, लॉ एंड जस्टिस, ठीक है, न्याय देना, ये भी सरकार का ही काम था, राजा का काम था। अब आते हैं दूसरे
ये सारे काम वो थे जब राजाओं का युग था, मोनार्कियल गवर्नमेंट थे, ओलिगार्की का समय था, जब कुछ लोग मिलकर सरकार चलाते थे और आमजन केवल राजा और प्रजा। मैं राजा की बात कर रहा हूँ। राजा को भी एक फौज की जरूरत होती थी, उसके ऊपर कोई आक्रमण ना कर दे, या वो चाहता है किसी दूसरे देश में कब्जा करना चाहता है, तो उसको क्या जरूरत पड़ती थी? एक डिफेंस फोर्स की, फोर्सेस, सेना की, पुलिस की, जो उसकी इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करे। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड होने चाहिए, ब्रिज होने चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई की सुविधाएं। हमें अगर इतिहास में देखें तो कई राजाओं ने नहरें बनवाई हैं, ऐसी बात नहीं, राजाओं ने नहरें नहीं, राजाओं ने नहरें बनवाई। लॉ एंड जस्टिस की, कानून बनाना, सजा देना, ये सारा काम, न्याय करना, ये सारा काम राजाओं के समय से होता चला रहा है। आज से समय बदला और बात हुई सोशल वेलफेयर की, कि भाई राजा का काम खाली लोगों के ऊपर शासन करना यही काम नहीं है। राजाओं के कामों का विस्तार होने लगा और सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट, सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट, सामाजिक न्याय का, सामाजिक विकास का, इस बात का एहसास हुआ भाई अगर हम सब लोग एक साथ विकसित नहीं होंगे तो हमारे लिए भारी समस्या है। हमें सोशल वेलफेयर के लिए भी आवश्यकता है। सोशलिज्म, सोशल वेलफेयर, हमने अपने प्रीएम्बल में, अपने जो संविधान का प्रस्तावना है उसके अंदर ये जोड़ दिए कि हमें सामाजिक विकास के लिए, व्यवस्था के लिए काम करना है। अब सोशल वेलफेयर में क्या चीज है? जैसे हेल्थ, है ना, स्वास्थ्य, एजुकेशन। सबसे पहले एजुकेशन पे चलते हैं। आज के समय में सरकार स्कूल बनाती है, सरकारी स्कूल होते हैं। राजाओं के समय में सरकारी स्कूल नहीं होते थे, राजा का स्कूल नहीं होता। स्कूल, पढ़ाई करना, एजुकेशन आपका प्राइवेट काम है। एजुकेशन उस समय पे एक प्राइवेट काम समझा जाता था, आपका पर्सनल काम। पढ़ना है तो पढ़ लो भाई, तुम्हारे माता पिता अफोर्ड कर सकते हैं तो जाओ स्कूल। जो पढ़ाना चाह रहा है, कोई गुरु शिष्य परंपरा होती होगी, या जो क्या वो चलते थे, जो भी चीजें पढ़ाई की चलती थी, तो वो संस्थाएं जो है, गुरुकुल होते थे, या जो भी संस्थाएं, शिक्षा की संस्थाएं होती थी, वो उन्हीं को एक्सेसिबल थी जो उसे अफोर्ड कर सकते थे, जिसके माता पिता उसके जो भी जरूरतें उसको अफोर्ड कर सकते थे, उसकी फीस दे सकते थे। आम जन के लिए, हर व्यक्ति के लिए एजुकेशन अवेलेबल नहीं थी, तो आपको एजुकेशन खरीदनी ही पड़ती थी। पर जब ये समय बदला और नई तरीके की सरकार आई, खास तौर में ये 19वीं 20वीं सदी में मेन बदलाव हुआ। 20वीं सदी में ज्यादा हम कह सकते हैं, 20वीं सदी में ये सोच मजबूत हुई कि यदि लोगों को सामाजिक न्याय नहीं दिया जाएगा तो व्यवस्था बहुत खराब रहेगी, व्यवस्था को बनाए रखने में दिक्कत होगी। तो हमें सामाजिक न्याय के लिए भी काम करना होगा, सरकार को ही सामाजिक न्याय के लिए काम करना पड़ेगा, सामाजिक विकास के लिए। बात हुई कि भाई हमें एजुकेशन देना। ये पहले एजुकेशन एक प्राइवेट कंसेप्ट था, किसी राजा के समय में हमें कोई इक्का दुक्का स्कूल चला दिया हो तो बात दूसरी है, पर बड़े लेवल पर किसी ने एजुकेशन के लिए काम नहीं किया। हेल्थ, सरकारी अस्पताल अब होने लगे, पहले नहीं होते। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, किसी ने बोला भाई रोजगार सृजन, पहले ये भी नहीं होता था। भाई आपका रोजगार है, आप खेती करो, मजदूरी करो, आपकी इच्छा है। अगर सरकार, राजा के यहाँ काम करना है, राजा के नौकरी कर लो, राजा के पास जो काम है, उसको सेना में लोगों की जरूरत है अपने चीजों के लिए, उसको पैसा मिल जाएगा। बट वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काम नहीं करता था कि पढ़ना चाहिए, हाउसिंग आपका पर्सनल चीज है, या इंश्योरेंस। तो जो फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट है वो कुछ पुराने कोर ट्रेडिशनल फंक्शंस है, और कुछ नए जमाने की जो वेलफेयर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया, तब से ये काम जुड़े हैं। तो ये सारे फंक्शन हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये फंक्शन करने के लिए, ये कार्य करने के लिए सरकार करेगी कैसे? हर चीज में पैसा लगेगा। डिफेंस है तो फौज रखनी है तो चाहिए पैसा, पुलिस रखनी है पैसा चाहिए, उसको पैसा दोगे तभी तो काम करेगा। ठीक है, सड़क बनानी है, रेल बनानी है, ब्रिज बनाना है तो पैसा लगेगा, इरिगेशन, लॉ एंड जस्टिस, इस हर चीज के लिए पैसा लगेगा। अब उसके बाद पैसे की जरूरत है, पैसा कहाँ से आएगा? सरकार जो कॉमन, ये सारे काम वो काम है
जो किसी एक व्यक्ति के नहीं है। यदि किसी को बोला जाए कि आप अपना डिफेंस खुद देखो, हर व्यक्ति अपनी अपनी सुरक्षा खुद करने लग जाए, तो संभव हो पाए? अगर आक्रमण पाकिस्तान हम पर हमला कर दे और हम सब अपना अपना देखें कि ठीक है, तो हम सब शायद अपने आप को डिफेंड ना कर पाए। पर जब हम कलेक्टिवली काम करते हैं तो हम किसी भी बाहरी फोर्स से अपने आप को बचा सकते हैं। अब बाकी जितने कलेक्टिव फंक्शंस हैं, हमें रोड की जरूरत है, किसी गांव में एक पुल की जरूरत है, गांव नदी के किनारे बसा हुआ है, नदी पार करने में बड़ी भारी दिक्कत होती है, बहुत लंबा रास्ता लेना पड़ता है, नाव का जरूरत पड़ती है, बारिश में इधर से उधर जा ही नहीं सकते, तो ऐसे में एक पुल की जरूरत है। अब कोई एक व्यक्ति सोचे कि भाई मैं पुल बना लूं, वो संभव नहीं है। पर यदि पूरा गांव या पूरा शहर या पूरा इलाका जिला ये तय करे कि भाई ठीक है चलो सब ये 2-2 रुपए 10-10 रुपए देते हैं, 10-10 रुपए देंगे तो बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा और उस पैसे से हम वो पुल बना सकते हैं। भारत में 138 करोड़ की आबादी है, ठीक है, 138 करोड़ लोग, अगर 138 करोड़ लोग 10-10 50-50 तो पैसे इकट्ठा हो जाएगा। तो वही चीज कहलाती है टैक्स। सरकार उसी काम के लिए कर लेती है टैक्स। तो आज हम उसी टैक्सेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अब जब हम टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स के 2 फोल्ड डिविजन हम समझ सकते हैं। नंबर 1 इनडायरेक्ट टैक्स, और डायरेक्ट। 2 तरीके के सीधे सीधे कर प्रणाली फॉलो की जाती है। अब इन दोनों में से कौन सी पुरानी कर प्रणाली है? इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? बताया हुआ है। डायरेक्ट टैक्स ज्यादा प्रेवलेंट और पुराने टैक्स है ना। चलिए मतलब समझाता हूँ, फिर दूसरे विषय पर आता हूँ। तो जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस में जो पेई होता है, जो टैक्स पे कर रहा होता है, पेई, जो पेई होता है, देने वाला होता है, टैक्स जो जमा कर रहा है, पेई कैन मतलब जो देनदार है, टैक्स का देनदार है, वो अपना जो टैक्स है, जो उस पर कॉस्ट पड़ी, वो कैन ट्रांसफर द कॉस्ट। ठीक है, जो देनदार है वो अपनी जो कीमत है टैक्स को दूसरों पर उसका प्रभाव दूसरों पर स्थानांतरित कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, जो दे करता है, जो टैक्स देने वाला है, जो टैक्स देने वाला है वो अपने टैक्स की जो मूल्य है वो दूसरों से वसूल सकता है। दूसरे शब्दों में डायरेक्ट टैक्सेस में payee cannot transfer। डायरेक्ट टैक्सेस में पेई अपनी कॉस्ट को दूसरों को, जो उसको टैक्स पड़ रहा है, वो दूसरों को नहीं दे सकता। हाँ, अब ये बताइए, इनडायरेक्ट टैक्सेस पुराने टैक्सेस हैं। टैक्स की शुरुआत सबसे पहले कैसे हुई? पहले जो शुरुआत हुई उसमें गिफ्ट देने की परंपरा से। ठीक है, कि हम राजा को किसी तरीके की कुछ गिफ्ट देने लग गए। ठीक है, जो राजा जिसने हमारे लिए महत्वपूर्ण काम किया है उसको हमने कुछ गिफ्ट दे दिए। भेंट, हिंदी में शब्द होता है भेंट। गिफ्ट और भेंट में थोड़ा सा अंतर होता है। गिफ्ट वॉलेंटरी होते हैं, भेंट वॉलेंटरी नहीं होती। भेंट एक तरीके से उसमें एक तत्व होता है जिसमें आपको देना है, अब चढ़ावा आपको चढ़ाना है, वो आपको देना है, तो वो एक तरीके की आवश्यक उसका हिस्सा बन गई। जब आप किसी भी शक्तिशाली राजा, किसी भी ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति से मिलते थे तो लोगों पर ये अनिवार्य कर दिया गया
वही जब आपको हर एक व्यक्ति को मुझे यदि मान लीजिए मैं आपके कबीले का पुजारी हूँ, हेडमैन हूँ, प्रधान हूँ या मुखिया हूँ आपके कबीले का, तो एक नियम बना दिया गया कि कबीले के सभी लोग जो प्रधान है, जो हेड है, मुखिया है, उस मुखिया को गिफ्ट देंगे, अनिवार्य रूप से गिफ्ट देंगे, ये मतलब ऑप्शनल नहीं है, सबको कुछ ना कुछ भेंट चढ़ानी है, जो भेंट चढ़ाएगा उसी को जो मुखिया आदत देगा। यही कंसेप्ट अगर देखें ना तो हमारे जो मंदिर वाला कॉन्सेप्ट है उसमें भी हम भगवान को भी चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि हमें ये लगता है कि हम उसको देंगे तभी वो हमें वापस रिटर्न करेगा। हम भेंट चढ़ाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं खुश करने के लिए। ये जो खुश करने का जो कॉन्सेप्ट है ये तभी से चला आ रहा है, राजा को खुश करना या भगवान को खुश करना। तो उसको खुश करने का जो कॉन्सेप्ट है वो चला रहा है, तो वहीं से ये टैक्सेशन सिस्टम की शुरुआत हुई। पहले ये भेंट ऑप्शनल रही होंगी, फिर ये भेंट जो है, जो गिफ्ट्स हैं, वो अनिवार्य कर दिए गए होंगे, फिर इनका एक रेट फिक्स कर दिया गया होगा कि नहीं सबको ये करना है। अब ये वाली जो भेंट है वो भेंट जो है, और फिर उसी को अगर कृषि के सेंस में देखा जाए तो उसको लगान में कन्वर्ट कर दिया गया कि लगान आपके ऊपर, आपके खेत में हुई है तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, ये टैक्स। दूसरे तरीके का टैक्स ऐसा हुआ कि मान लीजिए आप एक कबीले के मुखिया हैं, आपके कबीले में कोई बाहर का व्यक्ति आता है, उसके पास कुछ सामान है और वो सामान आपके कबीले के लोग खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, परंतु कबीला का जो मुखिया है वो एक नियम बना देता है कि भाई पहले आपको हमारे को ये चीज देनी पड़ेगी, इतना पैसा देना पड़ेगा, तब आप हमारे कबीले में अपने सामान को बेच सकते हैं, हमारे कबीले में एंट्री कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। पुराने राजा थे तो जब भी कोई बाहर से, इवन ब्रिटिश लोग भी आए, थॉमस रू आया था ब्रिटिश कोर्ट में, जहांगीर के कोर्ट में, हमने बहुत फेमस फोटो देखी भी, वो आया, उसने मतलब यहाँ पर जहांगीर को चढ़ावा चढ़ाया और एक रॉयल फरमान मिला। तो उस समय ये बहुत आम परंपरा थी, पहले आप उनको चढ़ावा चढ़ाते थे, उसके बदले में वो आपको फिर अधिकार दे देते थे, ठीक है जाओ आप अपना व्यापार करो, तो ये वो व्यापार शुरू कर देते। तो इस तरीके से यह हो गया जिसमें इनडायरेक्ट बात हुई, जिसमें कि भाई जो आदमी व्यापार के लिए टैक्स कर रहा है, मैं आपके एरिया में टैक्स करने आया हूँ, मैं आपके एरिया में व्यापार करने आया हूँ, तो मैं क्या करूँगा, आपको एक चढ़ावा चढ़ाऊंगा। आपने कहा कि मुझे इतना पैसा दो, मैंने दे दिया, पर वो पैसा मैं क्या करूँगा, पब्लिक से रिकवर भी कर लूँगा। दिया मैंने आपको, ठीक, आपने मुझसे कहा, आप कबीले के मुखिया हैं, मैं आपके कबीले में आया और मैंने कहा कि साहब मुझे जो है अपने कबीले में ये सेल करने की इजाज़त दे दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको ये इतनी स्वर्ण मुद्राएं, 100 स्वर्ण मुद्राएं, 1000 स्वर्ण मुद्राएं आपको भेंट स्वरूप देता हूँ। अगर मैं एज अ मुखिया खुश हो गया तो मैंने कहा चल ठीक है, तुम करो आप जो करना चाहते हो, आपने मुझे आज़ादी दे दी कि करो, ठीक है, तुम अपना व्यापार। अब मैं अपना बजट पहले से प्लान करके लाया हूँ, मेरे पास 1000 स्वर्ण मुद्राओं का सामान है, 100 मैंने आपको दे दी, तो मैं जोड़ लिया मैंने कि अब मेरी कॉस्ट कितनी होगी, 1100 स्वर्ण मुद्राएं। मैंने अपने सामान को 2000 स्वर्ण मुद्राओं में बेच दिया, तो 1000 का तो मेरा सामान था, 100 का मैंने गिफ्ट दे दिया, तो 900 की मेरी बचत हो गई। तो इस तरीके से जो टैक्स का ओनस है, जो टैक्स का कॉस्ट है, वो मैंने अपने पास ना रखकर आपको दी थी। वो टैक्स मुझे एक्चुअली में नहीं देना पड़ा, वो टैक्स आपको, जो खरीदार थे, कंज्यूमर्स थे, जिन्होंने मुझसे सामान खरीदा, उनके पास वो कॉस्ट ट्रांसफर कर दी, मेरे पास वो कॉस्ट नहीं रही। पर डायरेक्ट टैक्सेस में ऐसा होता है कि जब आप ही को वो कॉस्ट बियर करनी है, आपने अपने खेत में गेहूं उगाया अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए, मेरा एक छोटा सा खेत है, 1 बीघे का खेत है, आप राजा हैं, ठीक है, आपने कहा कि भाई 1 बीघा खेत पे मेरी मान लीजिए 10 क्विंटल की पैदावार हुई, तो आपने कहा कि ठीक है 1 क्विंटल या मुझे दे दो, 2 क्विंटल आपको मुझे देने पड़ेंगे एज अ टैक्स। अब मैंने आपको दे दी,
अब वो जो अनाज उगाया था वो मैंने बेचने के लिए नहीं उगाया था, वो तो मैंने अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए उगाया था, अपने घर को, अपने घर खानदान में भाई साल भर अब हमारे पास अनाज बना रहेगा उसके लिए उगाया था। अब वो मेरी तो जेब से चला गया, ठीक है, अब मैं किसी से रिकवर तो नहीं कर सकता, तो उसकी कॉस्ट किस पर पड़ी? वो कॉस्ट मुझ पर सीधे पड़ गई। तो जो कॉस्ट सीधे पड़ जाती है वो कहलाती है प्रत्यक्ष कर, और जो कॉस्ट ट्रांसफर की जा सकती है टैक्स की कॉस्ट वो कहलाती है अप्रत्यक्ष कर। हम लोग जो है प्रत्यक्ष कर में इंक्लूड करते हैं इनकम टैक्स को, ठीक है। हम सभी लोग आजकल में इनकम टैक्स की लास्ट डेट है, किसी ने टैक्स भरा होगा या आपके पेरेंट्स टैक्स भर रहे होंगे, तो वो क्या यस सर आज है। हाँ आज, अच्छा आज 31 होगी, तो आज लास्ट डेट है। तो आज लास्ट डेट है, तो जो लोग भी टैक्स की एलिजिबिलिटी में आ रहे हैं उन वो लोग जो है आज अपना अपना टैक्स जमा कर देंगे, सरकार के खाते में उतना पैसा आ जाएगा। अब वो जो इनकम पर टैक्स है, ये टैक्स किस पर होता है? इनकम पर। सरकार आपसे पूछती है कि भैया आपकी साल भर में कितनी इनकम हुई, कोई कहेगा 2 लाख हुई, कोई बताएगा मेरी 5 लाख हुई, कोई कहेगा 10 लाख हुई। उसमें आप किसी को दे नहीं सकते हैं क्योंकि वो आपकी इनकम पर है। पर इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसे टैक्सेस होते हैं जिसमें सरकार आपसे कहकर नहीं लेती है, वो चुपचाप ले लेती है। अगर किसी को भी कहकर सरकार लेती है तो लोग बड़ा रिलक्टेंट होते हैं, किसी को भी अपनी जेब से देना पड़ता है तो वो लोग खुश नहीं होते। तो सरकार ने एक दूसरा तरीका माध्यम निकाला जिसमें कि किसी को पता टैक्स दे भी देता है। हम जब भी सामान खरीदने जाते हैं हमारे को वो एक एमआरपी बताता है कि भाई ये सामान 100 रुपए का है, वो ये नहीं बताता कि ये सामान एक्चुअली में 90 रुपए का है, 10 रुपया इसमें जीएसटी टैक्स लगा हुआ है जो सरकार के खाते में जमा होगा, वो ये नहीं बताता। आपको सिर्फ ये बताता है कि कितने का है, उसी तरह से 100 रुपए का। वो इतना झगड़ा नहीं करता कि जो है 90 रुपए 10 सरकार के, 15 दो पैसा उसका, 3 पैसा आएगा, वो ब्रेकअप नहीं बताता, आपको लमसम बता देता है और आप लमसम सुनते हैं, अच्छा 100 रुपया ठीक है ले लो। अब जैसे ही आपने उसे 100 रुपए का नोट दिया, 10 रुपए का टैक्स सरकार के खाते में चला गया। ये जिम्मेदारी उस व्यापारी की है कि वो आपसे लिया गया, आपसे कलेक्ट किया गया टैक्स सरकार के खाते में जमा करा दे। तो इस टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में एक बड़ी सहूलियत होती है, किसी को पता भी नहीं चलता, वो टैक्स भी दे देता है। इतना मतलब ये इनडायरेक्ट टैक्स इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि सरकार भी अब प्रोपेगेंडा ये करने लगी है कि हमारे देश में इतने टैक्स पेयर हैं या उतने टैक्स पेयर हैं, जबकि हमारे देश में हर व्यक्ति टैक्स पेयर है। अगर एक भिखारी है, भिखारी अगर बिस्किट का पैकेट खरीदता है, जो लोग कूड़ा बीनते हैं, बहुत छोटे छोटे, बहुत गरीब, वो एक बिस्किट का पैकेट खरीदता है, अपने नहाने धोने के लिए साबुन खरीदता है, इस्तेमाल की कोई भी चीज खरीदता है तो वो टैक्स दे रहा है। तो हम ये जो एक प्रोपेगेंडा होता है कि भाई हम लोग टैक्स पेयर हैं, वो लोग टैक्स नहीं पे करते, कुछ ही लोग टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये जो विचार है ये अपने आप में गलत विचार है। इनडायरेक्टली सभी लोग टैक्स पे कर रहे हैं। देश के अंदर में जो भी जीवित है और अगर कुछ भी सामान खरीद रहा है तो चाहे अनचाहे, जाने अनजाने वो टैक्स पे कर रहा है। और ये वाला टैक्स सबसे ज्यादा कि इसकी रीच वाइड स्प्रेड है। अभी से 20 साल पहले तक, 20 साल पहले तक इनडायरेक्ट टैक्सेस का शेयर भी बहुत ज्यादा था। नॉर्मली जो है हमारे जो टैक्सेस होते हैं उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस का शेयर ज्यादा था। जैसे जैसे कंट्री ग्रो करने लगता है, मैच्योर होने लगता है, तैसे तैसे डायरेक्ट टैक्सेस का शेयर बढ़ता है। सरकार भी और जो टैक्स कलेक्टर्स भी हैं वो इस बात को समझते हैं कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करना ज़्यादा मुश्किल है। अब इनकम टैक्स का देखिए कितना मुश्किल है, उसके लिए रिटर्न भरनी है, लोग उसमें भी चोरी करेंगे, डेट बढ़ा रहे हैं, आज 31 तारीख है, फिर कोई कहेंगे नहीं जी आप हम इस वजह से नहीं दे पा रहे, उस वजह से नहीं दे पा रहे, तब हमें 2 दिन दे दिए, कोरोना है वो है। और इनडायरेक्ट टैक्स तुरंत आपने सामान लिया, चुपके से, बिना बताए, बिना कुछ कहे आपकी जेब से डिडक्ट हो गया, आपको पता ही नहीं चला, है ना। आप सोच रहे हैं कि अरे मैं आपसे सब लोग पूछ रहे हैं कि भाई क्या आप टैक्स देते हैं, आप टैक्स पेयर हैं, तो आप बोलते नहीं 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 साहब मैं नहीं टैक्स पे करता, है ना।
आप में से कितने लोग टैक्स पे करते हैं? कितने? डायरेक्ट वे में तो सभी करते हैं, इनडायरेक्टली तो सब करते हैं सर। हाँ। तो पर अगर यही बात आप ऐसा करिएगा, अपने अपने दोस्तों से पूछिएगा, ठीक है, अपने ग्रुप्स में, अपने उसमें, कि भैया कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो टैक्स पेयर हैं। तो मेरा जहाँ तक खासतौर में स्टूडेंट्स या इस वाले ग्रुप में के होंगे आप, तो मैक्सिमम लोग आपके यही कहेंगे, नहीं जी हम नहीं टैक्स पे करते, वी आर नॉट टैक्स पेयर्स। सरकार भी यही बोलती है, हमारी एफएम ने भी ये कहा कि जो है हमारे देश में इतने टैक्स पेयर है। ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। यू कैन से इतने डायरेक्ट टैक्स पेयर्स हैं, कब ठीक हो जाएगा? अगर इनकम टैक्स के पेयर है, टैक्स पेयर्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों को बात समझनी पड़ेगी कि दोनों में अंतर होता है, और लगभग आधा आधा पैसा या थोड़ा आधे से ज़्यादा 50% से ज़्यादा जो हमारी कलेक्शन है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से होती है। हमारी जो आधी से ज़्यादा देश की कमाई इनडायरेक्ट टैक्सेस से होती है। जितनी कमाई हमें इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, हमें डायरेक्ट टैक्स का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है, हर जगह बात ज़्यादा होती है, पर इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो चुपचाप लिए जाने वाला टैक्स है, इसलिए इसकी ज़्यादा बात नहीं होती है, इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं चलता है। चलो, what is the tax? Tax is a payment compulsorily collected from individual or firms by the government. ऐसी चीज, ऐसा भुगतान जो सरकार या सरकार द्वारा व्यक्तियों से या कुछ फर्म से अनिवार्य रूप से लिया जाए, टैक्स कहलाता है। डायरेक्ट टैक्स इज लेविड ऑन इंडिविजुअल और कंपनीज। टैक्सेशन में वो लिख लीजिए, लेवी एक टर्म बार बार यूज होगा, लेवी, LEVY, लेवी, जिसका मतलब होता है कर लगाना। तो ये हमने डायरेक्ट टैक्सेस, तो बर्डन डायरेक्टली उसी व्यक्ति के ऊपर होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग, सेल ऑफ गुड्स होते हैं, ठीक है, कोई भी सामान आ रहा है, कस्टम ड्यूटीज इसमें नहीं है, वो भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो उन सब का जो सीधा बर्डन है वो हमारे ऊपर नहीं पड़ता। क्यों चाहिए हमें ये टैक्स? जैसा हमने डिस्कस किया सबसे पहले, मिलिट्री डिफेंस के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, एजुकेशन हेल्थ के लिए, ठीक है, पेंशनर, हाँ, सोशल वेलफेयर सिक्योरिटी स्कीम्स चलाने के लिए, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स चलाने के लिए, जो एल्डरली लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उन सब के लिए हमें ये सिस्टम चलाने की आवश्यकता होती है। अच्छा, भारत के अंदर में जो है टैक्सेस में है पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये आप नोट कर लीजिए। डायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से हैं? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये हमारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं जो सीधे हमें देने होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस में कौन कौन से हैं? कस्टम ड्यूटीज हैं, एक्साइज ड्यूटीज हैं जो आज के समय में मर्ज हो गई हैं, GST है, पहले CST एक नाम होता था, वैट होता था, पुराने समय का CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स पहले के समय में होता था। अब ये सब इकट्ठे कर दिए गए हैं और अब इनको GST बना दिया गया है। ये टैक्स नहीं होते। टैक्स जो है पेनल्टी का मतलब, आपने कोई अपराध किया, पेनल्टी फिक्स नहीं हो सकती है, टैक्स फिक्स हो सकता है, ठीक है। पेनल्टी आपसे कोई कहे, आज हमने एक पेनल्टी बना दी कि चलो मास्क जो लोग नहीं पहन रहे उनसे हम उन पर पेनल्टी लगाएंगे, ठीक है। आज हमने पैसे की जरूरत है, पहले इनमें अंतर दोनों में समझ कि क्या आएगा, किस में आएगा, क्यों आएगा, क्या उसका प्रभाव है, दोनों में क्या अंतर है। देखो, जो पेनल्टीज है तुमने लगाया, आपने चालान नहीं पहना है, पेनल्टी और टैक्स में क्या अंतर है ना, यही आपका सवाल है ना, अगर मैं ठीक से समझ पाया। पेनल्टी एंड टैक्स, पेनल्टी किस जाते हैं?
नहीं नहीं, यहाँ पर तुमने एक बड़ा सवाल खड़ा किया जो कि इम्पोर्टेंट भी है। एक इस बेसिक डिफरेंस को समझ लेना चाहिए कि क्या पेनल्टी एक रेवेन्यू का सोर्स हो सकते हैं कि भाई ठीक है सरकार के खाते में आ गया, सरकार उसको इस्तेमाल करती है, दैट्स ए सेपरेट, बट क्या वो टैक्सेशन या उस तरीके का रेवेन्यू का सोर्स है, वो सवाल मैं डील करना चाहता हूँ। पेनल्टी कब लगाई जाती है? ऑफेंस पर। आपने कुछ अपराध किया है, कुछ भी गलती करी है, जैसे आज के समय है कि मास्क नहीं पहना, गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं लगाई, आप पर जुर्माना लग जाएगा। तो उससे आपको कुछ, आप पर जो भी पेनल्टी फिक्स है वो दी जाएगी। पेनल्टी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पेनल्टी सोर्स ऑफ रेवेन्यू इसलिए नहीं होता है, मतलब कॉफर में सरकार के इकट्ठे हो जाता है, पर वो कोई ये नहीं होता, आपको ये नहीं पता चल सकता कितने लोग ऑफेंस, जबकि टैक्स एक प्रिडिक्टेबल अमाउंट होता है, टैक्स में प्रिडिक्टेबिलिटी है, ऑफेंस में कोई प्रिडिक्टेबिलिटी। आप मुझे बता सकते हो कि इस साल में कितने लोग मास्क नहीं लगाएंगे और उन पर हम कितना टैक्स, उनसे कितना पेनल्टी वसूल लेंगे? अब मुझे बता सकते हो आज की तारीख में? यू आर मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, ठीक है, आपने ये तय किया कि यार हमारे पास पैसे नहीं है, ऐसा करते हैं ये लोग मास्क लगाने का जुर्माना लगा देते हैं 2-2 हजार। जब ये 2-2 हजार रुपये होगा तो इससे काफी पैसा इकट्ठा हो जाएगा और सरकार की जरूरतें पूरी हो जाएंगी, ठीक है, दैट मे मेक सेंस। बट क्या इसकी कोई प्रेडिक्टेबिलिटी है? या इसके आधार पर कोई आप प्लानिंग कर सकते हो कि नहीं ठीक है इतने लोग मास्क नहीं लगाएंगे, तो जब इतने लोग मास्क नहीं लगाएंगे तो इतना हमारे को रेवेन्यू आ जाएगा, तो मेरे पास टोटल इतना पैसा आ जाएगा, इस पैसे को मैं इस जगह खर्च कर सकता हूँ। कर सकते हो? बजट बना सकते हो इसको पेनल्टी का? नहीं, कोई नहीं बता सकता कितने लोग मास्क बनाए नहीं पहनेंगे, कोई सिस्टम नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है आपको पास जज करने का। बट टैक्स को आप कैलकुलेट कर सकते हो। टैक्स के कैसे कैलकुलेट? आपको अनुमान है कि हमारे देश में लोगों की जीडीपी हमारे देश की कितनी है, ठीक है, हम आपको अनुमान है कि आपके देश में पैदावार लगभग कितनी होने वाली है, तो उसके अनुसार आप एक टेंटेटिव बजट, जो अभी फरवरी महीने में जो एफएम देंगे, क्या होता है अगले साल का बजट प्रस्तुत किया जाता है, इसका क्या मतलब होता है? इस बजट का मतलब ये होता है कि वो पुराने साल के बजट की एक समीक्षा करते हैं, ठीक है, और नए साल के लिए एक प्रस्ताव जारी करते हैं। वो प्रस्ताव ये होता है कि हमारे को अगले साल में ये काम करना है, करना चाहती है सरकार, ठीक है, इस काम को करने के लिए हमारे को इतना खर्चा होगा, इस खर्चे को पूरा करने के लिए हम ये टैक्सेस लगाएंगे, ठीक है, ये टैक्सेस लगभग इस हेड से हमें इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, उसे बाकायदा कैलकुलेट किया जाता है, प्रिडिक्टेबिलिटी होती है उसमें, पता होता है हमें कि इसकी एक प्रिडिक्टेबिलिटी होती है कि हमारे को उसमें कितना रेवेन्यू मिल जाए। तो दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। पेनल्टी आर नॉट टैक्सेस, पेनल्टी कैन बी सोर्स ऑफ इनकम टू गवर्नमेंट, दैट इज करेक्ट। जो टैक्सेशन सिस्टम है किसी भी जो देश में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। कई सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, टैक्सेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं क्या? टैक्सेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, दैट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। जितना हमारा खर्च है उसको हम पूरा करना चाहते हैं। मैं हिंदी में लिखना चालू करता हूँ आपको। खर्च पूरा करने के लिए हम क्यों टैक्स चाहते हैं सर? हमने तो अभी बात किया ना, डिफेंस बनाना है, पुलिस बनाना है और तमाम दुनिया भर के काम करने, तो वो सबके लिए खर्चा चाहिए। तो खर्च ठीक है, ये वो देखो खर्चा अब पूरा हो गया, पैसे का काम पूरा खत्म हो गया, पैसे को हमने कर लिया, भाई सरकार का इतना खर्चा है, उसको वेलफेयर के लिए इतना पैसा खर्चा करना है, किसी और काम के लिए, डिफेंस के लिए इतना पैसा खर्चा करना, वो सब कर लिया, खर्च पूरा करना। अब क्या खर्च पूरा करने के अलावा भी कोई और उद्देश्य हो सकता है टैक्स का?
मैं बताता हूँ, हेलो बता देता हूँ, ठीक है। नंबर एक तो हमने ये समझ लिया कि जो इतने खर्चे हैं, सरकार को जहाँ पैसे की जरूरत है, सरकार को पैसे कहीं और से नहीं आते, उसे रेवेन्यू से ही, टैक्स से ही पैसा आता है। तो नंबर एक काम तो वो ये कर इसके लिए होता है कि वो अपने खर्च को पूरा करे, जो उसका खर्चा होना है उसको पूरा कर ले, नंबर एक काम। नंबर दो काम, खर्च पूरा करने के अलावा वो क्या करेगी? किसी ने बोला सबसे पहला हम बाहरी व्यापार को कंट्रोल कर सकते हैं। उदाहरण उसने दिया हमें चाइना का, ठीक है ना? किसने दिया था, क्या नाम था? तो एक काम तो हमने खर्च का पूरा किया। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि हमें लगता है कि भाई चाइना से हमारा व्यापार किसी एक पर्टिकुलर आइटम का, कोई भी हमारी कॉमन गुड है उसका हो रहा है, और उससे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो व्यापार करने वाले लोग थे, यहाँ पर जो उसी चीज को बनाने वाले लोग थे, उनका व्यापार खराब हो रहा है ना? तो हम क्या करते हैं, उसको रोक देते। जैसे हम एक अलग टॉपिक है, अभी उस पर बाद में जाते हैं। कुछ चीजों पर जैसे जैसे हम अपनी फूड ग्रेन्स वाली कई क्रॉप्स पे ये सिस्टम फॉलो करते हैं। हमारे जो खाद्यान्न है, अगर हम खाद्यान्न पर टैक्सेस हटा दें या बिल्कुल जीरो वो कर ले, तो कम कर दें, सबके जितना कर दें, तो पता चलेगा हमें बाहर से ही बहुत सारा खाद्यान्न आने लगेगा। दालें हैं, ऑयल सीड्स हैं, ये बाहर से आने लगेंगे। और जब ये बाहर से आएंगे तो क्या होगा? अगर हमारे देश में अनाज, गेहूं, चावल और दालें, तिलहन, ये सब बाहर से आने लगे, सस्ते माल दाम पे आने लगे, तो इसका सबसे सीधा प्रभाव क्या पड़ेगा? होगा वो तो होगा ही, हमारे देश का बुरा डेवलपमेंट होगा ना। हमारे देश Yes. के किसान भूखे मर जाएंगे भाई, जब उनका उगाया हुआ गेहूं, दाल, चावल कोई खरीदेगा ही नहीं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? वो तो बैठ जाएंगे, उनके पास तो अब कोई और साधन ही नहीं है। हमारे देश की 55% जनता केवल अपने खेतों पर निर्भर है, खेतों में ही अपना टूटा फूटा कुछ उगा लेती है, उसी से अपना खर्च चला लेती है। पर अगर बाहर से आने लगेगा, अंग्रेजों ने क्या करा था, अंग्रेजों की जो नीति थी उसमें हम वो क्या कर रहे थे, तो वो बाहर से सामान इंडिया ले आते थे जो यहाँ से सस्ता भी पड़ता था, तो यहाँ का जो सामान होगा वो बंद हो जाएगा, अपने आप बिकना बंद हो जाएगा। तो हम विदेशी व्यापार को इससे कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमें खाली ये खर्च की बात नहीं है, पैसे रुपए पैसे की बात नहीं है, इट्स नॉट रुपया पैसा, इट्स ऑल्सो अबाउट कंट्रोलिंग अवर इकोनॉमी। हमारी अपनी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का भी एक साधन है। और कोई साधन? ये जो टैक्स आपने ये बताया, हम सामाजिक बराबरी के लिए भी टैक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने जो टैक्स सिस्टम है वो ऐसे बना रखा है आज के समय में, 5 लाख वाले आदमी को कोई टैक्स नहीं देना, ठीक है, तो 10 लाख वाले तक को 20% टैक्स देना है। जिसकी इनकम 10 लाख रुपए साल की है उसे 20%, जिसकी इनकम उससे ज्यादा है उसे 30% देना है, जिसकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है उस पर कुछ सेस भी एक्स्ट्रा लगा दिया है कि भाई इतना छोटा सा सेस आपको और देना पड़ेगा। तो ये जो सिस्टम है, ये जो स्लैब सिस्टम है, होने को हम एक सिस्टम भी रख सकते थे भाई, जिसकी जितनी इनकम होगी उसको 10%, 20% टैक्स देना पड़ेगा। एक सिंपल सा प्रोग्रेसिव टैक्स। है ना, लेकिन सर बजट करने की। और कई देशों में ये सिस्टम है, वहां पे ये सब नहीं होता। बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, क्योंकि ये सिस्टम से परेशानियां भी खड़ी होती हैं, पर हमने फिर भी ये सिस्टम फॉलो किया हुआ है सामाजिक बराबरी का। इससे क्या हो रहा है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो रहा है। हम लोगों से पैसा लेके डायरेक्टली, मतलब जमीनें लेके इधर से उधर करें तो उसमें दिक्कत होगी। पर हम क्या कर सकते हैं भाई, जिसकी इनकम कम है उससे टैक्स मत लो, जिसकी इनकम ज्यादा है उससे थोड़ा सा टैक्स ले लो, जिसकी इनकम थोड़ी सी ज्यादा है और ज्यादा है उससे और ज्यादा टैक्स ले लो। तो ये सिस्टम भी फॉलो किया जाता है टैक्सेस से सामाजिक बराबरी, मतलब जो टैक्स से हम कैसे सामाजिक बराबरी कर सकते हैं, ठीक है, एक चीज हो। अच्छा, अब हमारे देश में सिक्योरिटी के लिए, है ना, मैं ये बोलूं कि हम
टैक्सेस का इस्तेमाल सिक्योरिटी के लिए भी कर सकते हैं, डिफेंस के लिए कर सकते हैं। इसमें फंस जा रहे हो। ये तो डायरेक्ट तरीका है। मैं तो ये तो है ही है, खर्च तो है ही भाई, टैक्सेस से ही तो डिफेंस की तनख्वाह मिलती है, फौजों की तनख्वाह, फौजों का खर्च, वो तो है ही। पर इसके अलावा कैसे हम टैक्स के जरिए से सीधे, मैं चाहता हूँ मैं अपनी इंटरनल सिक्योरिटी का ध्यान रखूं। क्या कर सकता हूँ, उसमें क्या करूँ? पढ़ा होगा तो करीब साल भर हो गया, शायद नहीं, साल से तो ज्यादा हो गया, साल डेढ़ दो साल पहले हमने पाकिस्तान पर अपने सारे टैक्स के ट्रीटीज बंद कर दिए। जहां उस सामान पर 10% का टैक्स लगता था, आज वो कस्टम ड्यूटी, वो ड्यूटी टैक्सेस कितने हो गए हैं? आपको पता है कितना टैक्स लगता है पाकिस्तान से? अगर कोई सामान आप खरीदना चाहो और तो सरकार को आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 200%, 200% है। Yes, sir. आज के समय में यदि आप पाकिस्तान से कोई भी सामान मंगाना चाहोगे, आप सोचो कि चलो पाकिस्तान में फला चीज बहुत अच्छी मिलती है, वहां से मंगा लेते हैं, आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 200%। 100 रुपए का सामान खरीदोगे, 200 रुपए सरकार को देने पड़ेंगे। तो टैक्सेस का इस्तेमाल क्या क्यों हो रहा है? यहाँ पर सरकार का ऑब्जेक्टिव 200%, क्योंकि उसको पता है कि तो जैसे ही 200% खरीद करेगी, कोई खरीदेगा ही नहीं। भाई आपने उस सामान की वायबिलिटी ही खत्म कर दी। तो यहाँ पर व्यापार ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, यहाँ टैक्स कलेक्ट करना ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। जब हमने पर अगर पाकिस्तान से आप सामान डायरेक्टली खरीदना चाहोगे टैक्स तो आपको 200 रुपया टैक्स, 200% टैक्स देना पड़ेगा। उद्देश्य इंटरनल अपनी सिक्योरिटी, डिफेंस सिक्योरिटी। भाई जो देश के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है, सरकार ने कहा कि नहीं, बंद करो सारा व्यापार इनके साथ। तो अगर हम किसी के साथ अपने संबंध बंद करना चाहते हैं तो भी एक साधन है टैक्स। टैक्स उसके लिए भी एक साधन है। तो टैक्स खाली ये नहीं है कि हमारे केवल खर्च को पूरा करने का ही साधन है। टैक्स के और कई सारे आयाम हैं, कई सारे इफेक्ट हैं। टैक्स कई तरीके से इफेक्ट करता है हमारी सोशल लाइफ को, हमारी डिफेंस फोर्सेस को। पैसे से तो करता ही करता है, पर पैसे के अलावा भी टैक्स हमें कई तरीके से इफेक्ट करता है। इसके लिए ये कॉन्सेप्ट है प्रोग्रेसिव टैक्स का, ये टर्म आप लोग नोट कर लीजिए, प्रोग्रेसिव टैक्सेस। जी टैक्सेस भी प्रगतिशील अप्रगतिशील हो सकते हैं। इंसान तो प्रगतिशील होते ही हैं, जी जी कल प्रोग्रेसिव लोग कम ही रह गए हैं। प्रोग्रेसिव होना क्या होता है बताओ? पहले तो लिटरली पूछ रहा हूँ, अब बताइए प्रोग्रेसिव होने का मतलब क्या होता है? स्वयं के साथ दूसरों को भी आगे ले चले। प्रगतिशील, इसको बोलते हैं हिंदी में हम प्रगतिशील। बताइए प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव क्या होता है? नहीं, प्रोग्रेसिव का मतलब यही होता है कि जो फ्यूचर की ओर देखता हो, जो भविष्य की ओर देखता हो, प्रगति की ओर देखता हो, आगे बढ़ने की ओर देखता हो, रिग्रेसिव ना सोचता हो। रिग्रेसिव क्या होता है, प्रोग्रेसिव क्या होता है? जैसे मैं पुराने तरीके के नॉन साइंटिफिक इलॉजिकल चीजों की बात करता हूँ। अच्छा, मुझे आईएएस बनना है, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, जो है फला मंदिर चला जाता हूँ, वहाँ जाऊंगा, वहां पर 10 दिन की तपस्या करूंगा, तो मैं जो है फटाफट से आईएएस बन जाऊंगा। किसी ने मुझे बता दिया कि वहां पर उस मंदिर चले जाओ, आप वहां चले जाओगे, उसकी बहुत बड़ी मान्यता है, वहां सब कुछ हो जाता है। आपके घर में कोई बीमार पड़ गया, आपको लगता है कि अच्छा वहाँ बाबा जी बहुत अच्छे हैं, वो बाबा जी का बड़ा नाम है, वहाँ चलते हैं वहाँ पर। तो ये सब क्या है? ये सब फ्यूचरिस्टिक नहीं है। आप एक इलॉजिकल चीज की, आज की दुनिया, आज का समय, 200 साल से हम साइंस को समझ रहे हैं, विकास को समझ रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए। अगर हमें आईएएस ऑफिसर बनना है तो उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, हमें ये सब करने से कोई लाभ नहीं होगा, हम कभी कोई अपनी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। यदि हम एफर्ट नहीं करेंगे तो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो जो प्रोग्रेसिव व्यक्ति होता है वो भविष्य की ओर देखता है, भविष्य के लिए प्रयास करता है कि हमारे देश का भविष्य कैसा हो, किस तरीके से हमारे देश की तरक्की, देश की अपनी, अपने लिए, देश के लिए वो सोचता है। वही सोचता है कि कैसे देश की तरक्की हो सकती है, कैसे
नहीं तो एक, जैसे अब चलिए मैं कहूँ, ये कोचिंग एक प्रगतिशील कदम है। क्यों ये एक प्रगतिशील कदम है? क्योंकि ये कोचिंग ये कोशिश कर रही है कि भाई लोगों तक, जो हमारे गरीब बच्चे हैं, जो बच्चे पीछे रह गए हैं, जो जिनके पास एजुकेशन अवेलेबल नहीं है, उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उनको भी आईएएस बनाने की कोशिश की जाए। ये जरूरी नहीं है कि जिनके पास केवल पैसे होंगे वही आईएएस बने। तो ये एक प्रगतिशील कदम है। इसका अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर इसका इफेक्ट हो सकता है 50 साल बाद पड़े। आप में से कुछ लोग कुछ बन जाएं, वो समाज में कुछ योगदान करें, जो इस तरीके के संस्थानों से बने, कुछ योगदान करें। दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है, रिग्रेसिव पक्ष ये भी हो सकता है, भाई हमारे को क्या पड़ी है, हम अपना काम करते हैं, अब जिसकी जैसी किस्मत, वो अपनी किस्मत का खा रहा है। जिसने अपने पुराने जन्मों में जैसे कर्म किए होंगे, वो उसकी वजह से गरीब है, अमीर है, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? हमारा क्या कोई योगदान थोड़ी है। ये भी एक तरीका हो सकता है देखने का, नजरिया ये भी हो सकता है ना। बहुत लोग ये भी देखते हैं कि ठीक है भैया, गरीब है, वो अपने कर्मों से गरीब है, वो कुछ करते नहीं है, या उन्होंने पुराने जन्मों में पाप किए होते हैं, वटेवर, बहुत सारी ऐसी कहानियां होती हैं। वो भी एक नजरिया होता है देखने का। तो ये नजरिया है प्रगतिशील नजरिया, जब आप प्रगतिशील। तो इसी तरह से प्रगतिशीलता टैक्सेस में भी है। टैक्सेस को भी दो तरीके से बांटा गया है, प्रोग्रेसिव टैक्सेस एंड रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टैक्सेस, रिग्रेसिव तो उसका उल्टा ही हो गया। प्रोग्रेसिव टैक्सेस का मतलब ये होता है ऐसे टैक्सेस जो जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं, जो समाज को आगे विकास। जब अब आपने जो सवाल पूछा था कि पेट्रोल है, पेट्रोल पर सभी लोग बराबर टैक्स देते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस इसीलिए नॉन प्रोग्रेसिव टैक्सेस कहलाते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो इंसिडेंस है, ठीक है, जो इफेक्ट है, इंसिडेंस है इसका, वो सभी पर बराबर रहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हैं, गरीब हैं, ठीक है, एक भिखारी से लेके एक राजा तक सब पर बराबर टैक्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो एक तरीके का नॉन प्रोग्रेसिव टैक्स है। जबकि इनकम टैक्स, जैसा आज के समय में हमारे देश में इनकम टैक्स का सिस्टम है, वो एक प्रोग्रेसिव सिस्टम है, जिसमें हम देखते हैं कि भाई ठीक है यार, ये व्यक्ति की इनकम ही बहुत कम है, अब इसकी इनकम जो है साल की 20-30 हजार रुपया तो इनकम है, आप उस टैक्स लेने की भी बातें कर रहे हैं। तो ये कदम एक रिग्रेसिव कदम है, ये प्रोग्रेसिव कदम है कि हम बराबर टैक्स की बात ना करें। तो टैक्सेस भी प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव टैक्सेस होते हैं। ये बाकायदा सवाल है, काइंडली इसको नोट कर लीजिए, प्रोग्रेसिव टैक्सेस कैसे होते हैं। और ये थ्योरीज भी हैं जो कहती हैं कि जो धीरे धीरे जो प्रोग्रेसिव टैक्सेस हैं, इनका किसी भी अच्छी डेवलप्ड इकोनॉमी में इनका शेयर बढ़ते जाता है। जैसे भारत में भी बढ़ा। भारत में सन 1990 तक, सन 1990 तक 1990 तक हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का शेयर था, इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो शेयर था वो कितना था? वो था 90%। 90% टैक्स हमारा कहां से आता था? इनडायरेक्ट टैक्सेस से आता था। और केवल इनकम टैक्स और ये सब 1990 तक केवल 10% ही कंट्रीब्यूट करते थे। आज इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स लगभग 50% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 30 साल के बाद। तो जैसे जैसे देश डेवलप कर रहा है, वैसे वैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस का शेयर कम हो रहा है और डायरेक्ट टैक्सेस का शेयर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जो एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ टैक्सेस का, तो आप इसको, मैं इसीलिए, क्योंकि आपने सवाल पूछा था, मैं इसीलिए यहाँ पर एड्रेस कर देता हूँ। ठीक है, अब जो ये टैक्सेशन होता है, ये हमारे देश में सरकार की जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, क्या नीति होनी चाहिए, आर्थिक नीति कैसे होनी चाहिए, उसको तय करने का भी काम करता है हमारा टैक्सेशन सिस्टम। डायरेक्ट ग्रोथ ऑफ इन बैकवर्ड रीजन। हाँ देखो, अब जैसे ये यहाँ पर ये बात आ गई जो मैं आप लोगों को बात कर रहा था कि हम लोग टैक्सेशन से कई चीजें हासिल कर सकते हैं, रिसोर्सेज को ग्रो कर सकते हैं। हम ऐसी चीजें जो रिसोर्सेज है, जैसे पावर है, ठीक है, तो हम बिजली पर कम टैक्स लगाएं,
बिजली के प्लांट पर या मैन्युफैक्चरिंग पर, इंडस्ट्री पर रिलेटिवली कम टैक्स लगाएं जिससे उनकी बढ़त हो। ठीक है, इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए भी हम टैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। गैर बराबरी को खत्म करने के लिए टैक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। बैकवर्ड रीजन का विकास करने के लिए टैक्सेस का वो किया जाता है इस्तेमाल। ठीक है, पिछड़े इलाकों में जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इनकम टैक्स आज भी शायद नहीं है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कुछ एरियाज में जाके फैक्ट्री लगाएंगे तो आपकी जितनी इनकम होगी उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, सारा इनकम टैक्स आपका वेव ऑफ हो जाएगा। ताकि ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि पिछड़े इलाकों में जाके इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़े। टू रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ लग्जरी गुड्स। ठीक है, हम जो है अपनी जो लग्जरी गुड्स हैं उनको उनको वो कम इस्तेमाल हो इसके लिए भी उस पर करते हैं। जो हमारी इम्पोर्टेड कार्स हैं, जो महंगी महंगी इम्पोर्टेड कार्स आती हैं, उन पर भी लगभग 100% के आसपास टैक्स लगता है। तो अगर आपकी गाड़ी मान लीजिए 30 लाख की है तो 30 ही लाख आपको टैक्स भी देना पड़ेगा अगर आप कोई विदेशी गाड़ी देश में इंपोर्ट करना चाहते हैं। आपके जो सबसे ज्यादा टैक्स किस पे पता है आपको? इसका एक कॉन्सेप्ट है सिन टैक्स। सिन आप करते हैं ना हम लोग, सिन टैक्स सुना है किसी ने? शब्द नो सर, नो सर। SIN, सिन का मतलब क्या होता है ये बताओ? सर पाप करना। पाप करना। मतलब पाप ही होता था। अब पाप बाद करने पर जो भी भी टैक्स लगा हुआ है। कौन पाप करने वाले टैक्स? पापियों के टैक्स। किसी ने कभी जो पाप किया है उस पर टैक्स लगा हो, उन सब पर कौन सा टैक्स लगता है? सिन टैक्स है जो हमारे आपको पता है जो शराब की कीमत है उसकी पैदा होने की कीमत उसकी आधी से भी कम होती है। अगर जो शराब है, शराब पर करीब 150% टैक्स है। शराब पर कितना टैक्स है? 150%। शराब 100 रुपए की अगर कंपनी बनाती है तो सरकार उस पर 150% टैक्स लगाती है, तब वो 250 रुपए की। अगर वो 1000 रुपए की बन रही है तो उस पर 1500 रुपये सरकार टैक्स लगाएगी और 2500 की बिकेगी। तो इसको बोलते हैं सिन टैक्स। सिगरेट पर इसी तरह सिगरेट, तंबाकू, इन सब पर जो टैक्स है वो बहुत ज्यादा है। 150, 200% टैक्स लगता है इन पर। 100%, 150% टैक्स लगता है। जो सिगरेट की कीमत है, अगर आप में से कुछ लोग स्मोक करते होंगे, शराब पीते होंगे, ठीक है, तो उन्हें पता होगा कि सिगरेट की कीमत हर बार बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि सरकार ने ये कॉन्सेप्ट रखा हुआ है कि ऐसी वस्तुएं जिनका पब्लिक हेल्थ को नुकसान होता हो उन पर हमें हाई टैक्सेस रखना चाहिए जिससे कि उसका कंजम्पशन कम हो जाए। जब वो महंगी हो जाती हैं तो लोग उनको कम इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी एक टैक्स का उद्देश्य है। ऐसे काम है जो पब्लिक को नहीं करने चाहिए। ठीक है, फिर भी हम लोग करते हैं, वो कोई बात नहीं है। पर जैसे शराब का कंजम्पशन है तो इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि भाई शराब को कंज्यूम नहीं किया जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सिगरेट या तंबाकू के जो उत्पाद हैं उनका सेवन नहीं किया जाना चाहिए, लोग करते हैं, वो एक अलग बात है। फिर भी सरकार के इससे दो उद्देश्य होते हैं, और रादर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके लिए उसके सबसे बड़े रेवेन्यू का सोर्स, उसका जो टोटल रेवेन्यू आता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उसको शराब के रेवेन्यू से ही आता है। ठीक है, इस सिन टैक्स से ही आता है। सिन टैक्स जो ये वाला टैक्स है, इसी टैक्स से उसको ये पैसा मिलता है। तो ये भी एक उद्देश्य है कि पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखने के लिए भी टैक्सेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब टैक्सेस का उद्देश्य खाली पैसा ही नहीं है, पैसा तो उसका मूल उद्देश्य है, कोर उद्देश्य तो है, परंतु टैक्सेस से हम कई सारे और काम भी कर सकते हैं, इसको प्रमोट कर सकते हैं। जैसे हमारे जो लोग टैक्सेस पे करते हैं उनको पता होगा कि वो तमाम तरीके के अगर इंश्योरेंस कराएं, FDs कराएं तो उनको टैक्स कम देना पड़ता है। एक 80 होता है। ठीक है, अच्छा, अब हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है 1990 से पहले, इसीलिए मैंने 1990 का टाइम दिया था। हमारे 1991 में जो रिफॉर्म हुए, LPG रिफॉर्म हुए,
एलपीजी जो रिफॉर्म हुए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा टैक्सेशन सिस्टम के रिफॉर्म का भी था कि हमने अपने टैक्सेशन सिस्टम को सिंप्लीफाई किया। उस समय जो 200% टैक्सेस थे उनको हटाया और ऐसा एक सिस्टम बनाया जिसमें टैक्सेस रैशनल हो, ठीक है, इरेशनल टैक्सेस ना हो। रेट्स को घटाया गया, जो बहुत ज्यादा टैक्स का रेट था उनको घटाया गया, स्लैब्स बनाए गए और एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर किया गया टैक्सेशन सिस्टम में। तो टैक्सेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस, हमारे रिफॉर्म्स लाए गए थे सन 1991 में। आयात पर ही लगते हैं, आज के समय पर निर्यात पर टैक्स नहीं लगता। निर्यात जी कुछ ही आइटम्स हैं, बहुत लिमिटेड आइटम है, 5-7 आइटम है, उनका यदि आप निर्यात करते हो तो टैक्स लगता है। जैसे आयरन ओर, आयरन ओर उसके जिस एक्सपोर्ट को जिसको रोकना चाहती है, जिस चीज के निर्यात को सरकार रोकना चाहती है, उसी पर टैक्स लगाती है। ऐसे कुछ आइटम्स है, बहुत कम आइटम्स है, 2-4 आइटम्स ही हैं जिन पर ये टैक्स एक्सपोर्ट पर लगता है, अन्यथा सारा टैक्स इंपोर्ट पर लगता है। जी जी ड्यूटी बोलते हैं उसको, टैक्स नहीं बोलते, उसको कस्टम ड्यूटीज बोलते हैं। तो वो निर्यात पर, तो वो आयात पर लगता है जब सामान आ रहा है। जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, हमारी कोई गाड़ी खरीदोगे उस पर जीएसटी का टैक्स का रेट अलग है। अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदी उस पर टैक्स का रेट अलग है। आपने टैक्स कम कर दिया सरकार ने, तो इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी कीमत कम हो जाएगी। मान लीजिए हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल और दोनों की कीमत यदि बराबर हो जाए, ठीक है, तो जो नॉन इलेक्ट्रिक पेट्रोल डीजल वाली व्हीकल होगी, मान लीजिए वो 10 लाख की बनती है और ये भी 10 लाख की बनती है, तो उस 10 लाख की गाड़ी पर टैक्स लग जाएगा 40-50% के करीब टैक्स लगता है, तो वो 14-15 लाख रुपए की मार्केट में ऑन रोड पड़ेगी। इस पर रिलेटिव टैक्स कम लगेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, तो ये 10-12-15% ही टैक्स लगेगा, तो 11 लाख रुपए में आपको मिल जाएगी। इसी तरह सोलर पैनल्स पर है, सोलर पैनल पर जो टैक्स का रेट है वो कम रखा गया है। टैक्स सब्सिडी और टैक्स में अंतर है, एक चीज ध्यान रखें। सब्सिडी होता है जब सरकार सीधी एक रियायत दे देती है, सब्सिडाइज कर देती है, कीमत को कम कर देती है। कैसे करती है सब्सिडाइज? सब्सिडी का मतलब ये होता है उसकी कीमत उतनी ही रहती है। मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए की आ रही है, सरकार ये कहती है कि हम इसे सब्सिडाइज करना चाहते हैं। उदाहरण आपका सबसे अच्छा है सिलेंडर, गैस का सिलेंडर। हमारा जो गैस का सिलेंडर होता है उसकी कीमत होती है 900 रुपये, 1000 रुपए के करीब, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो कंपनी उस सरकार से चार्ज करती है। अब सरकार ये समझती है कि भाई ये जो है हमारी पब्लिक है, ये इसको जरूरत है एलपीजी की और हमें इसे देना चाहिए, परंतु वो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो क्या करें? तो सरकार सब्सिडाइज कर देती है, कंपनी से कहती है कि ठीक है आपकी 900 रुपए की कीमत पड़ रही है, कोई बात नहीं, आप घबराओ नहीं, 300 रुपए आप हमारी तरफ से लो पर सिलेंडर, ठीक है, आप सर पब्लिक से 600 रुपए लो, हर एक सिलेंडर पे 300 रुपए हम दे देंगे आपको। आपने 1 करोड़ सिलेंडर बेचे मान लीजिए एक साल में, तो हम आपको 300 करोड़ रुपया सब्सिडाइज आपको दे देंगे, उस कंपनी को सरकार 300 करोड़ रुपया दे देगी, जिससे कि जो है उसकी कीमत, बाजार की उसकी कीमत 600 रुपए रह जाएगी। इसको बोलते हैं सब्सिडी। टैक्सेशन में ये होता है यदि 2 आइटम है उस पर हम 50% टैक्स भी रख सकते हैं, 20% टैक्स भी रख सकते हैं, 5% टैक्स भी रख सकते हैं। तो टैक्स के जरिए से, या 0 टैक्स भी रख सकते हैं, ठीक है, कि हम उसको कोई टैक्स ले ही नहीं रहे, हम टैक्स फ्री कर देते हैं किसी आइटम को। बहुत कुछ आइटम्स ऐसे भी होते हैं जिनको सरकार टैक्स फ्री भी कर देती है, तो वो टैक्स फ्री हो गए तो उस पर सरकार कोई अपनी तरफ से टैक्स नहीं लेगी, तो उससे कीमत बढ़ जाती है। अगर 50% किसी चीज पर कीमत है, उस पर टैक्स है, तो उसकी कीमत 150% हो जाएगी, और अगर उसके ऊपर 5% टैक्स है तो 1.05% होगी। तो एक वस्तु की कीमत 150 हो जाएगी, दूसरी की 105 रुपए हो जाएगी। तो टैक्सेस का बहुत बड़ा भारी हमारे सोसाइटी में फर्क पड़ता है, हमारी बजटिंग में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए टैक्सेशन के लिए डेडिकेटेडली 2-2 सर्विसेज हैं जो इसके लिए काम करती हैं। हमारा पूरी मिनिस्ट्री है, पूरे डिपार्टमेंट है जो इसी पर काम करता है। रिसर्च सेक्शंस होते हैं,
बहुत बड़ा, करीब लाख आदमी से ज्यादा काम करते हैं इसमें, जो केवल भारत सरकार के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के तो अलग हैं। तो टैक्सेशन किसी भी सिस्टम के लिए एक कोर वैल्यू है, कोर चीज है। किसी भी सरकार को, सिस्टम को चलाए रखने के लिए सबसे बुनियादी ढांचा प्रोवाइड करता है टैक्सेशन सिस्टम। जीरो टैक्स भी है। जैसे आपके जितने खाने पीने के सामान है, अगर आप खुला आटा खरीद रहे हैं दुकान से, तो उसमें कोई टैक्स नहीं, जीरो टैक्स, जी 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 है ना। आप दाल खरीदते हैं, खुली दाल, खुला चावल सब खरीदेंगे तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर उसी दाल चावल को मैंने पैक कर दिया तो शायद 5%, जी अगर मैं उसे एक पैक करके अपना नाम मार्का से लगा दूंगा ना, तो शायद कुछ टैक्स है 5-1%। तो इस तरीके के जरूरत के हिसाब से यूटिलिटी बेनिफिट, जैसे हमारे जो विकलांग लोग, हैंडीकैप लोगों के आइटम्स होते हैं, उसमें कोई टैक्सेस नहीं लिए जाते। हेल्थ की कई सारी मशीन्स पे टैक्सेस नहीं होते हैं या बहुत कम टैक्सेस होते हैं। तो बहुत सारा, मतलब इसमें बहुत बड़ा एक वो रहता है जो ये तय करता है, अमला रहता है वो ये तय करता है कि इसमें कितना टैक्स होना चाहिए। और वो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के करते हैं, ये डिसीजन लिया जाता है। अ, जो टैक्सेस है, बस ये चेंजेस को, तो ब्रॉडली हमने जो चेंजेस लाए 1991 के बाद, वो ये थे कि जो टैक्स का बेस था वो ब्रॉड किया गया। ये नोट कर लीजिए आप, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस, ये क्या होता है? ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस, इसको काइंडली हिंदी इंग्लिश दोनों वाले सभी लोग लिख लें। ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस ये किया गया है। इसका अर्थ ये होता है ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस का, कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लेकर आए, ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स पे करने वाले बने। इस तरीके के काम किए जाएं जिससे कि सभी लोग टैक्सेस पे करें। जैसे सर्विसेज को हमने टैक्स नेट में ले आए हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स को टैक्स नेट में ले आए हैं, स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शंस को टैक्स नेट में 1991 के बाद ले आए हैं। सर्विसेज को टैक्स में लाने का सबसे बड़ा फर्क है। जीएसटी में जो सबसे बड़ा फायदा होना था वो इसी की वजह से होना था कि जो सर्विसेज है, जो सर्विस सेक्टर है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी याद हो कि कुछ समय पहले, 2-3 साल पहले भी आपके जो कोचिंग क्लासेस थे उन पे टैक्स नहीं लगता था, याद है आप लोगों को? जो एजुकेशनल सर्विसेज देते थे उन पर कोई टैक्स नहीं लगता था। मकान खरीदने पर कोई टैक्स नहीं लगता था। मकान को किराए पे देने पर कोई टैक्स नहीं लगता। पर सर्विसेज को आज के समय पर हमने टैक्स नेट में ले आए हैं। आपने घर में कोई चीज ठीक कराई, उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। कि आपके घर में कोई आया, ठीक करके चला गया, तो उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। पर आज ये सारी चीजें टैक्स नेट में कवर्ड है। तो सरकार ने जीएसटी के जरिए से सबसे बड़ा काम जो किया है, जो टैक्स का दायरा है वो बहुत बड़ा कर दिया है। जो लोग पहले टैक्स नेट में नहीं आते थे उनको भी टैक्स नेट में वो लेकर आई है। ठीक। तो एक तो ये काम जिससे कि टैक्स पेयर्स बढ़े। फ्रिंज बेनिफिट्स, जो लाभ है फ्रिंज बेनिफिट्स, पहले एक फ्रिंज बेनिफिट टैक्स होता था वो है। स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन, जो लोग शेयर की खरीद फरोख्त कर रहे हैं उन पर पहले टैक्स नहीं था, इस पर टैक्स लाया गया। ये तभी लाया गया था 1991 के बाद कि स्टॉक मार्केट में शेयर की खरीद फरोख्त पर टैक्स लगेगा। कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी को घटाया गया। पहले के समय में कस्टम ड्यूटी कई कुछ आइटम पे 200% हुआ करती थी, उनको घटा के 10% तक आज की तारीख में ले आया गया है। कई जगह 0 भी है। ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट को इस समय पर, जो कॉर्पोरेट कंपनियों पर लगने वाला टैक्स रेट था वो भी काफी ज्यादा था, उसको भी घटाया गया। कल हम बात करेंगे इन सब कामों का फर्क क्या पड़ा। और पर्सनल इनकम टैक्स को भी रैशनलाइज किया गया। पहले इनकम टैक्स में भी इस तरीके के स्लैब थे, हर लेवल पे टैक्स रेट बढ़ते जाता था। सेल टैक्स रिफॉर्म, वैट का सिस्टम लाया गया था। वैल्यू एडिड टैक्स, ये भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ठीक है। वैल्यू एडिड टैक्स 2005 में लाया गया था और जीएसटी को 2017 में हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया।
इनकम टैक्स फाइलिंग को सिंपल किया गया। पहले एक सरल फॉर्म बनाया गया, फिर सहज फॉर्म बनाया गया, सुगम फॉर्म बनाया गया, जिससे कि हम आसानी से अपना टैक्स रिटर्न भर सकें। और इसी के कारण से हमारा जो टैक्स रेवेन्यू है वो धीरे धीरे बढ़ा। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करी तो वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ा। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 2011 में डायरेक्ट टैक्सेस का रेट 56% तक पहुंच चुका था। अब वापस पलट रहा है। इस समय पर इनडायरेक्ट टैक्सेस और टैक्सेस ये दोनों लगभग 50% पर है। इस साल के बजट में देखते हैं ये रेशियो कितना रहेगा। ठीक है। इसके अलावा जो सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया 1994 में इंट्रोड्यूस किया गया था, 2011-12 में इसको वाइडन किया गया।